हाँ जी, नमस्कार सभी को। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर मैं अमित आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम भारतीय संविधान पे हमारी चर्चा चल रही थी और भारतीय संविधान का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, फंडामेंटल राइट्स, उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संविधान का पार्ट 3 जिसमें आर्टिकल 12 से 35 यानी 12 टू 35 हम आर्टिकल्स को चर्चा में ले रहे हैं और पार्ट 3 जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग है आपका भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार। तो मूल अधिकार पे हमारी चर्चा चल रही थी और मैंने पिछली जो क्लासेस हुई मूल अधिकार पे उस पे मैंने डिस्कशन किया था। आपका आर्टिकल 12 से लेके आपका 15 तक हो चुका था, जिसमें 12 आर्टिकल में मैंने राज्यों की परिभाषा बताई थी और उसके बाद में 13 आर्टिकल में जो जिसमें विधियों का उल्लेख है और 13 में ही आप समझ लीजिए जुडिशियल रिव्यू का जो बेस है वो 13 में ही है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियल रिव्यू करता है, न्यायिक समीक्षा करता है, वह आपके आर्टिकल 13 के अनुसार ही करता है क्योंकि इसमें विधियों का उल्लेख है। उसके बाद हमने जो पहला जो आपका मूल अधिकार है राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, उसकी चर्चा हम देख रहे थे और 14 आर्टिकल को देख चुके थे, 15 को देख चुके थे और आज हम जो स्टार्ट करेंगे क्लास में वह आर्टिकल 16 से यानी आर्टिकल 16 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। कुल मिला के आर्टिकल ही क्या, यह पूरा टॉपिक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स का और इसीलिए हम प्रत्येक क्लास में 2-3 आर्टिकल्स को ही लेंगे क्योंकि आप समझ लीजिए आजकल अगर बात करें वनडे एग्ज़ाम की तो उसका भी प्रारूप एकदम चेंज हो रहा है और एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए हम अपनी क्लास को रख रहे हैं। आप समझ लीजिए कि एक-एक आर्टिकल जब आप उसका पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे तभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ में आएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि हर एक आर्टिकल अपने आप में एक दूसरे से विरोधाभास प्रकट करता है। जैसे आप अगर बात करेंगे आर्टिकल 15 की जिसमें आपका धर्म, जाति, लिंग और मूल वंश जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव की बात नहीं करता, जबकि अगला क्लॉज पढ़ेंगे तो उसमें भेदभाव की बात आ जाती है। तो यानी हर एक आर्टिकल में ही आपका विरोधाभास है। तो इसलिए आर्टिकल के प्रत्येक क्लॉज को पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने कहा था फंडामेंटल राइट्स पर हमारी बहुत ही विस्तृत चर्चा चलेगी क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट्स ऊपरी सतही तौर पर नहीं जानना है क्योंकि अगर आप सतही तौर पे उसका आर्टिकल का सब्जेक्ट पढ़ के जाएंगे तो उसमें आपको बहुत ही मुसीबत लगेगी क्योंकि हर एक क्लॉज अपने आप में एक दूसरे का विरोधाभासी है। तो इसलिए आपको बहुत डिटेल में क्लास में आपको बताया जाएगा और जैसा बताया जाए वैसे ही आपको याद रखना है क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और अगर अच्छे स्तर का लेवल का आप पेपर देंगे तो उसमें जब कथन कारण दिए जाते हैं तो ऐसे ही दिए जाते हैं और बच्चे क्या हैं, लोग जो है जो हम स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो क्या सतही आपका जैसे आर्टिकल का सब्जेक्ट देख लिए कि 15 आर्टिकल भेदभाव की बात नहीं करता है, बस उतना पढ़ के चले गए। जबकि जब उसमें पूछ लिया जब बता दिया जाएगा कि आर्टिकल में कथन में दे दिया गया कि पहला तो क्लॉज अगर पहले क्लॉज से कथन उठाता है तो वहाँ पे दे दिया गया जाएगा कि आपका जो धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, जबकि अगले क्लॉज में आपको इसका विरोधाभासी कथन मिलेगा और अगले क्लॉज में ही कहता है कि जो है विशेष प्रावधान कर सकता है बच्चों और महिलाओं आदि के लिए। तो ऐसा है कि आपको जो पढ़ना है बहुत ही अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपका प्रत्येक जो आर्टिकल का क्लॉज है वह अपने आप में एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखता है। तो इसलिए हम बहुत डिटेल में क्लास में चलेंगे और क्लास आप लोग पूरा जब देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे क्लास की क्या जो है गुणवत्ता है, क्वालिटी क्या है। कंटेंट बहुत ही अच्छा रखने का प्रयास हम कर रहे हैं और कंटेंट के साथ में उसको डिलीवर करने की हमारी जो शैली है वह भी अगर थोड़ा बहुत परफेक्ट तो नहीं है बट जो भी है आप लोग जैसा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो क्लास आप पूरी देखिए तभी आप जज कर पाएंगे। तो अब हम विलंब नहीं करेंगे और चर्चा को प्रारंभ करेंगे। तो पहला आर्टिकल आपका 16 है और 16 आर्टिकल में आपको इतनी विस्तृत चर्चा शायद ही आपको कहीं देखने मिलेगी। मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, फ्री एजुकेशन जो होती है, फ्री एजुकेशन जो देते हैं लोग वो मूर्ख बनाते हैं, लेकिन मैं कभी मूर्ख नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं खुद एस्पिरेंट्स हूँ और एस्पिरेंट होने के नाते मुझे पता है किसी के साथ धोखा नहीं करना। धोखा सिर्फ जो करते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं। कोई छात्र किसी छात्र के साथ धोखा नहीं कर सकता या कोई अच्छा टीचर
किसी छात्र के साथ धोखा नहीं कर सकता। बिजनेसमैन आजकल कल के जो लोग हैं, धंधा जिनका है वो करेंगे, वो क्या यूट्यूब पे फ्री एजुकेशन में आपको ऐसा बता देंगे, आप उनका पेड कोर्स लीजिएगा तो उसमें आपको अलग कंटेंट मिलेगा, मतलब सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का कार्य करते हैं। मेरा सुझाव हमेशा रहता है, मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं की, और मेरा सुझाव यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्व अध्याय पर लगाइए और ज़्यादा फालतू चीज़ों पे मत जाइए। जहाँ कंटेंट अच्छा मिले वही पढ़ाई करिए, फालतू के लोगों के कंटेंट पे मत जाइए। बहुत लोग तो गलत सलत कुछ भी बता दे रहे हैं। यूट्यूब पे टीचरों की भरमार है, तो ऐसे टीचर हैं जो कभी आज तक जीवन में कभी कोई पेपर नहीं दिए होंगे, ना उनसे कोई पेपर निकला होगा, लेकिन वो पढ़ाने आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे। तो यह ध्यान रखिएगा, जो जिसको एक्सपीरियंस होता है पेपर देने का, पेपर क्लियर करने का, वही आपको सही चीज़ें गाइडेंस वही बता सकता है, वो चाहे जो भी हो। तो मैं किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक टीचर की, मैं उस टीचर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब जो है खुला प्लेटफॉर्म है, एकदम ओपन सोर्स है, और यहाँ पे आपको पूरी आज़ादी है, कोई कुछ भी पढ़ा दे रहा है, कोई कुछ भी बोल दे रहा है। तो आपको यह ध्यान रखना है अपनी पढ़ाई के दौरान, या चयन करने की आपकी जो प्रक्रिया होनी चाहिए वह बहुत ही सूझबूझ वाली होनी चाहिए, कि आपके जिससे पढ़ रहे हैं उसको कभी जीवन में किसी एग्ज़ाम में वह बैठा है या कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो यह बात ध्यान करके पढ़ाई करिएगा। तो यहाँ पे जो आपको बताया जाएगा बहुत डिटेल में, फंडामेंटल राइट्स पे हमारी चर्चा चल रही है, और अब जो पहला आर्टिकल लेंगे आज की क्लास में वह आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 का पहला जो क्लॉज पढ़ेंगे उसमें क्या है कि राज्य जो है, राज्य के अधीन जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है या आपके अपॉइंटमेंट है, तो राज्य के अधीन एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट में नागरिकों के अवसर की समानता होगी। पहला क्लॉज आप क्या पढ़ रहे हैं, इसमें आपको रोजगार और नियुक्ति में नागरिकों के लिए समानता है। लेकिन अभी अगला क्लॉज पढ़िए, अगले क्लॉज में क्या लिखा है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ नियुक्ति एवं रोजगार में धर्म, लिंग, जात, मूल वंश, जन्म स्थान, यह 5 चीज़ें मैंने बताया था, आपका आर्टिकल 15 में भी था कि धर्म, लिंग, जात, मूल वंश, जन्म स्थान, यह 5 चीज़ें इसमें भी है। इसके आधार पे, और इसमें साथ-साथ में क्या उद्भव जोड़ा गया है और निवास जोड़ा गया है। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना, आर्टिकल 16 का जो 16 का दूसरा क्लॉज है, उसमें क्या है, धर्म, लिंग, जात, मूल वंश, जन्म स्थान, उद्भव व निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किसमें नहीं करेगा, यहाँ पे रोजगार और नियुक्ति की बात है, जबकि आर्टिकल 15 में क्या बात थी, आर्टिकल 15 में सिर्फ भेदभाव की बात थी, और उस पे 5 आधार बताए थे मैंने, जन्म और लिंग, जात और मूल वंश, और क्या था उसमें, जन्म स्थान। तो यह आपको ध्यान रखना है कि धर्म, लिंग, जात, मूल वंश और जन्म स्थान 5 आधार आर्टिकल 15 में थे, उसके आधार पर सिर्फ भेदभाव की बात थी। यहाँ पे कहाँ पे भेदभाव की बात है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव की बात है और अपॉइंटमेंट में भेदभाव की बात है, यानी रोजगार और नियुक्ति के अंतर्गत राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा। कितने आधार पे, धर्म, लिंग, जात, मूल वंश, जन्म स्थान, उद्भव व निवास। निवास भी है इसमें इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे यही बिंदु है, आपको ध्यान रखना है। अब जब आर्टिकल 16 का तीसरा क्लॉज में जाएंगे तो उसमें लिखा है, संसद किसी राज्य के नागरिकों के लिए निवास के आधार पर रोजगार में विशेष प्रावधान बना सकता है। आप देख लीजिए मैंने क्या बताया। अब अगर आप आर्टिकल सिर्फ सतही तौर पर पढ़ के जाएंगे तो मैंने बताया था अभी कि एक क्लॉज दूसरे क्लॉज का विरोधाभासी है। कैसे विरोधाभासी है, यहाँ पे देखिए, अवसर की समानता सबके लिए होगी रोजगार और नियुक्ति में, और जबकि फिर दूसरे क्लॉज में लिखा है, धर्म, लिंग, जात, मूल वंश, जन्म स्थान, उद्भव व निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और अगले ही क्लॉज में दे दिया गया है कि संसद किसी राज्य के नागरिकों के लिए निवास के आधार पर भेदभाव या रोजगार में विशेष प्रावधान कर सकता है। देख लीजिए विरोधाभासी है कि नहीं एक दूसरे का। अगर अब आप आर्टिकल जो है डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो इसी प्रकार की समस्या आएगी, और यह समस्या आपको कथन और कारण के क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। आपका जो यूपीएससी का क्वेश्चन होता है, टीसीएस का क्वेश्चन होता है, इसी लेवल का आता है, और बच्चों को भनक नहीं लगती, क्योंकि वो ये ऊपर वाला जो क्लॉज है पहला वही पढ़ के जाएंगे कि राज्य के अधीन रोजगार नियुक्ति में नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं होगा, यानी अवसर की समानता होगी। बस यही अवसर की समानता रट के जाएंगे, और आगे का जो क्लॉज है वह पढ़ेंगे नहीं, और आगे के क्लॉज ना ही बुक में डिटेल में आपको मिलेंगे। तो जब पढ़ेंगे नहीं तो कथन में कहाँ, कथन में आएगा, जैसे देखेंगे कहेंगे ये तो बिल्कुल कथन गलत है, ऐसा है ही नहीं। निवास के आधार पर कोई विशेष प्रावधान की बात ही नहीं है, ना भेदभाव की बात है, तो यह कथन गलत है, तुरंत कट कर देंगे और उनका प्रश्न क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। तो इसीलिए पढ़ना बहुत डिटेल में ज़रूरी है। तो आपका जो तीसरा क्लॉज है अनुच्छेद 16 का, इसको आपको ध्यान रखना है, निवास के आधार पर राज्य विशेष प्रावधान बना सकता है। और इसका एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल क्या है? जो आर्टिकल 371 जे है, 371 जे जो 98 यानी 98 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, यह उसके द्वारा यह 371 जे, मैंने बताया था 371 के अंतर्गत बहुत सारे आर्टिकल हैं। जैसे आपको मैंने बताया था एफ था सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान, ऐसे ही आपका 371 जे के अंतर्गत कर्नाटक और हैदराबाद का कुछ क्षेत्र है जिसमें रोजगार के विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो एक दूसरे का बिल्कुल विरोधाभासी यहाँ पे क्लॉज है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। फिर अगर अगली बात करें तो अगला जो आपका क्लॉज है आर्टिकल 16 ही चल रहा है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, आर्टिकल 16 ही चल रहा है। और आर्टिकल 16 के अंतर्गत ही अगला जो क्लॉज है 16 का चौथा क्लॉज, चौथे क्लॉज को भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो इसमें है राज्य की सेवाओं में, अब देखिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े SC ST का पर्याप्त अगर वहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्य क्या करेगा? आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे आ गई? आर्टिकल 16(4) क्लॉज में आ गई है। तो इसको ध्यान रखना, सेवाओं में सर्विसेज की बात है और किसके लिए है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं और OBC, ये आपके जो SC ST हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर OBC को ले सकते हैं और SC ST हैं। तो इनका अगर पर्याप्त पार्टिसिपेशन नहीं है रोजगार में, तो इनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, आरक्षण का प्रावधान राज्य कर सकता है। और इसी के तहत जो है आपका आरक्षण की व्यवस्था है, यह आपको ध्यान रखना है। अब फिर अगला जो आपका आर्टिकल है वह है 16 का 5वां क्लॉज है, आर्टिकल 16 का ही चल रहा है अभी, 5वां क्लॉज है। इसमें क्या है कि धार्मिक अगर संप्रदाय की किसी संस्था है तो उसमें किसी पद की नियुक्ति करना है, मान लीजिए वह हिंदू धर्म से संबंधित वह संस्था है और उसमें किसी पद की नियुक्ति करना है, तो उसमें जो पद दिया जाएगा वह उसी धर्म यानी हिंदू धर्म का ही होना चाहिए। अगर मुस्लिम धर्म की कोई संस्था है तो उससे मुस्लिम धर्म के रिलेटेड लोग होने चाहिए। तो इसमें दिया गया है कि धार्मिक संप्रदाय की कोई संस्था है, उसमें पद की नियुक्ति करना है, तो उसी धर्म से संबंधित जो व्यक्ति होगा उसको वरीयता दी जाएगी, यानी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यह आर्टिकल 16 का जो 5 क्लॉज है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब आर्टिकल जो 16 का 6वां क्लॉज है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यह नया क्लॉज था और यह जोड़ा गया 2019 में जनवरी में, जब आपका आपका ये आया था 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में। तो जनवरी में उसी के तहत आर्टिकल 16 का 6वां क्लॉज जोड़ा गया, जिसमें आपको अच्छे से पता है EWS के लिए, सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोग यानी EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था इस आर्टिकल 16 के 6वें क्लॉज में की गई है। अब यह बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि पिछड़े लोग कौन है? पिछड़े लोगों की कोई परिभाषा नहीं संविधान में। तो पिछड़े लोगों का जो चुनाव होगा या पिछड़े लोगों का जो आपका पहचान होगी, पिछड़े लोग किनको कहा जाएगा, यह पहचान किया जाएगा और वह एक आयोग के द्वारा, पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा किया जाएगा। और इस आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत करेगा? 340 के तहत, आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन करेगा और पिछड़ा वर्ग आयोग ही निर्धारित करेगा कौन से लोग हैं जो आपके पिछड़े लोग हैं, यानी पिछड़े लोगों से, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनका निर्धारण कौन करेगा? आपका पिछड़ा वर्ग आयोग करेगा। और आर्टिकल 340 के तहत यह राष्ट्रपति इसको गठित करता है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला आयोग आपको ध्यान रखना है काका कालेकर आयोग। काका कालेकर आयोग जो कि 1953 में गठित किया गया और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इसकी जो रिकमेंडेशन थी, काका कालेकर आयोग की जो रिकमेंडेशन थी यानी संस्तुतियां थी, उसको राष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दिया था। तो यह ध्यान रखना है, काका कालेकर आयोग के गठन 1953 और रिपोर्ट इसने जो प्रस्तुत की वह 1955 में की थी, लेकिन राष्ट्रपति ने इनकी जो रिकमेंडेशन थी उसको अस्वीकार कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया था। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में मंडल आयोग, जो कि बहुत ही चर्चित आयोग था, BP मंडल आयोग।
बीपी मंडल आयोग 1979 में गठित किया गया और 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। कब दी थी? 1980 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसने कुल 3740 यानी 3740 जातियों की पहचान की और ये 3740 जातियां क्या थी? ये पूरी जनसंख्या का लगभग 52% जो है या हिस्सेदारी रखती थी। तो आपको ध्यान रखना है। और इसी मंडल आयोग ने 27% आरक्षण ओबीसी के लिए प्रावधान किया था। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की रिकमेंडेशन की थी, प्रावधान किया गया और रिपोर्ट पर विचार हुआ, लेकिन यह रिपोर्ट लागू नहीं हुई थी। तो इसकी रिकमेंडेशन जब प्रस्तुत की इसने तो उस पर विचार तो किया गया लेकिन लागू नहीं हुई। लागू कब होगी? 1990 में बीपी सिंह सरकार जब आएगी तो मंडल आयोग की सिफारिशों को आपका ओबीसी का जो 27% आरक्षण है उसको लागू कर देगी। फिर अगले वर्ष यानी 1991 में आपको पता है नरसिम्हा राव सरकार जब आएगी तो वह ओबीसी के आरक्षण को जो ये 27% था उसको ठीक मानते हुए उसको लागू करेगी और साथ साथ में आपको ध्यान रखना है आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने किया था। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कथन में अगर पूछ लिया गया, कथन में कहीं भी पूछ लिया गया तो लोग हक्का बक्का रह जाएंगे क्योंकि ईडब्ल्यूएस की पहले ही 1991 में चर्चा हो चुकी थी और 10% आरक्षण दिया था। हालांकि आगे चल के सुप्रीम कोर्ट इसे निरस्त करेगा, लेकिन यह आपको ध्यान रखना है पहली बार ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन किस की रिकमेंडेशन तो नहीं थी, लेकिन किसकी सरकार के दौरान किया गया था? तो नरसिम्हा राव सरकार 1991 में यह लागू किया गया था, आपको ध्यान रखना है। फिर इसी के बाद में जब यह ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन और आपका जो 27% रिजर्वेशन है किसका? आपका ओबीसी का, जब यह लागू हुआ तो उसके बाद इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद जो आता है, केस है 1992 का इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद या 1992 का केस है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ओबीसी का 27% रिजर्वेशन दिया गया यह बिल्कुल सही है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो था उसको बिल्कुल काट दिया, यानी उसको शून्य घोषित कर दिया, निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान रखिएगा। और निरस्त करने का जो आधार बताया वह क्या बताया? आर्टिकल 16(4) के आधार पर यह असंवैधानिक था, यानी इसको निरस्त किया गया क्योंकि 16(4) में आपको पता है 16(4) में जो कैटेगरी दी हुई थी उसमें ईडब्ल्यूएस का कोई बात नहीं थी। उसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा एससी और एसटी इन दोनों लोगों की बात थी, ईडब्ल्यूएस की बात नहीं थी। तो 16(4) के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन था उसको निरस्त कर दिया। और दूसरा जो इसमें बेस लिया निरस्त करने का वह यह भी था कि आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह बात भी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में की थी सुप्रीम कोर्ट ने। अब 50% से अधिक कैसे हो गया? तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, 27% ओबीसी का रिजर्वेशन हो गया, एससी का रिजर्वेशन हो गया 15% और एसटी का रिजर्वेशन हो गया आपका 7.5%। तो कुल मिला के जो टोटल रिजर्वेशन परसेंटेज में देखें तो यह आ जाएगा आपका 49.5 और जब प्लस इसमें 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का करेंगे तो यह 59.5 चला जाता है, जो कि 50% से अधिक था। तो इसीलिए इसको आरक्षण का बताया इंदिरा साहनीवाद में कि जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वह 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसको निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और यह भी कहा कि प्रमोशन में, यानी अगर प्रोन्नति करना है तो उसमें आरक्षण लागू नहीं होगा। दूसरी चीज, क्रीमी लेयर को भी आरक्षण नहीं मिलेगा। यह बात भी इसमें इस केस में, इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो जब ये सारी बातें हुई तो उसके बाद में अब आगे देखिए आप, सरकार का फिर अगला कदम क्या होता है इसमें, सरकार का कदम क्या होता है, आगे क्या कदम आएगा, सरकार उस आगे कदम क्या उठाएगी? तो पहला कदम सरकार उठाएगी कि जो ओबीसी है, ओबीसी में भी, जैसे ओबीसी में रिजर्वेशन 27% का प्रावधान हुआ, लेकिन ओबीसी में भी क्रीमी लेयर आते हैं। क्रीमी लेयर मैंने बताया था जो पहले से किसी सरकारी एक ए कैटेगरी या बी वर्ग में जो है, अगर वो जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है या किसी संवैधानिक पद पर हैं तो उनको क्रीमी लेयर मानते हुए उनको रिजर्वेशन से बाहर किया जाएगा। तो ओबीसी में क्रीमी लेयर की पहचान है तो नंदन आयोग का जो है गठन किया गया 1993 में।
और 93 में इसमें रिपोर्ट्स प्रस्तुत की थी। और इसकी जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट के ही आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, किसके? आपके नंदन आयोग की रिकमेंडेशन पे यह आपका गठन किया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नंदन आयोग की सिफारिश पर 1993 में यह जो है आपका रिपोर्ट भी प्रस्तुत हुई थी 1993 में, और 1993 में ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी किया गया था। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर बात करें तो फिर आपका आएगा 77 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आएगा। ध्यान रखिएगा, 77वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 77वां CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आएगा 1995 में। और इसके तहत आर्टिकल 16 में जो 4 क्लास था, यहाँ देखिए, राज्य की सेवाओं में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े SC ST का पर्याप्त जो है अगर पार्टिसिपेशन नहीं है तो राज्य आरक्षण का प्रावधान करेगा। तो इसके द्वारा जोड़ा गया 16 के 4 क्लॉज में ए आर्टिकल जोड़ा गया, ए आर्टिकल ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या कहा गया कि अगर SC या ST और SC का अगर सेवाओं में पर्याप्त क्या नहीं है, पर्याप्त पार्टिसिपेशन नहीं है, तो प्रोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था, यानी प्रमोशन में भी आरक्षण की यह बात की, किसमें? आपके 77वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो 1995 में आया। और इसमें आर्टिकल 16 के 4 क्लॉज में ए जोड़ा गया, और इसमें कहा गया कि आपका जो प्रमोशन है उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। पर आरक्षण की व्यवस्था जो है प्रमोशन में, यहाँ पे इंदिरा साहनी केस में उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं लागू होगा। तो अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो सरकार कदम उठाएगी अगला सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या उसके विपरीत। तो उसके विपरीत करने के लिए यह आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1995 का, जिसमें प्रमोशन में भी आरक्षण की बात कही गई। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद फिर आएगा आपका 85 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा? 85 देखिए 85। अब 85 आएगा CAA 2001। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो है सरकार क्या SC और ST के सरकारी सेवकों में आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति के मामले में वरिष्ठता, ध्यान रखिएगा, वरिष्ठता का जो है प्रावधान किया गया कि वरिष्ठता की व्यवस्था की गई इसके तहत, यह बात ध्यान रखनी है। और इसको जो है 2001 में आया, लेकिन इसको पूर्वगामी यानी पीछे से लागू किया गया, 1955 से लागू किया जाएगा। यानी अगर आरक्षण की व्यवस्था करना है तो वरिष्ठता का क्रम लिया जाएगा। वरिष्ठता की व्यवस्था के आधार पर यानी सीनियरिटी के आधार पर उसमें प्रमोशन किया जाएगा। और यह वरिष्ठता कब से ली जाएगी? 1955 से ली जाएगी। जबकि अमेंडमेंट कब आया? 2001 में। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। 85 नंबर का अमेंडमेंट है। 85वां संविधान संशोधन, हिंदी में भी बोलना जरूरी है। उसके बाद में फिर क्या? उसके बाद में नहीं, उसके पहले ही आया था, तो यह भी ध्यान रख सकते हैं। 76वां CAA यह आया था आपका 1994, और 1994 में आया। और इसमें क्या हुआ था कि जो तमिलनाडु में क्या हुआ था कि जो रिजर्वेशन है वह जातियों को कुल मिला के 69% पहुँच गया था। 69% पहुँच गया। अब जब 69% पहुँच गया तो देखिए इंदिरा साहनीवाद जो 92 में आया था, उसमें क्या कहा गया था कि आपका 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु में 69 हो गया। तो जब 69 हो गया तो ये जो सरकार है उसने संशोधन कर दिया, 76वां संविधान संशोधन। और इसके माध्यम से यह जो रिजर्वेशन था इसको उठा के कहाँ डाल दिया गया? 9वीं अनुसूची में। अब 9वीं अनुसूची में डालने से क्या होगा? 9वीं अनुसूची ऐसी अनुसूची है भारतीय संविधान की जिसमें ऐसे कानून शामिल किए गए हैं जिसको जुडिशियल रिव्यू से छूट प्रदान है। आपको ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट,
9वीं जो अनुसूची है, मैं यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से लिख रहा हूँ। 9वीं अनुसूची मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो आपका 69% रिजर्वेशन था वह 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। और 9वीं अनुसूची को डालने से फायदा क्या होगा? 9वीं जो अनुसूची है, 9वां शेड्यूल बोलिए, 9वीं अनुसूची, यह जो है आपका पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 आया था, उसी के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और जब यह आया तो इसमें ध्यान रखना है आपको, कुल 13 कानून जोड़े गए थे। 13 कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए। अब ये जब 13 कानून इसमें पहुंच जाएंगे तो यह क्या होगा कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा अर्थात क्या हुआ? अर्थात इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, और जब जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो यह कानून निरस्त नहीं किया जाएगा। जब जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार ही नहीं है तो निरस्त कैसे होगा? तो निरस्त भी नहीं होगा। तो 9वीं अनुसूची में डालने का यही मतलब था कि जो है इसको डालने के बाद या जुडिशियल रिव्यू से मुक्ति मिल जाएगी इसको, और इसमें कोर्ट हस्तक्षेप या इसको आपका केस इस पर नहीं किया जा सकता, कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में अगर देखें तो 9वीं अनुसूची में लगभग 300 ऐसे कानून हैं, 300 ऐसे कानून हैं जो 9वीं अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में है। और जब ये 9वीं अनुसूची में होंगे तो बार बार मैं कह रहा हूँ जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा से परे होंगे, न्यायिक समीक्षा से मुक्ति इनको प्राप्त होगी। और इसीलिए यह जो आपका आया था 76वां संविधान संशोधन, 76वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया आपका 1994 में, जिसमें तमिलनाडु के लिए 69% रिजर्वेशन की बात की गई थी। इसको उठा के 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। 9वीं अनुसूची आपको ध्यान रखना है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 से आया था, और वर्तमान में इसमें 300 कानून लगभग हैं। अगर एग्जैक्ट देखें तो शायद मैं बता रहा हूँ 284 कानून है, लगभग आप 300 याद रखिए, बस यही इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आज हम पूरा आपका आर्टिकल 16 पे ही चर्चा किए हैं, कुछ केस थे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, केस भी बहुत महत्वपूर्ण है, आयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे काका कालेकर आयोग याद रखना है आपको, 1953 में गठित किया गया था, और इसने 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन इसकी जो रिकमेंडेशन थी वह किसने, सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद आपको बीबी मंडल आयोग भी याद रखना है, 1979 में आया। 1980 में इसने रिपोर्ट दी, और इसने क्या ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात की थी, ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया, और इसने 3740 जातियों की पहचान की थी, पिछड़ी जातियों की, और जो जनसंख्या में कितने थे, लगभग 52% उनका भाग था। और रिपोर्ट पर विचार हुआ, लेकिन बीपी मंडल के रिकमेंड इसको मतलब लागू नहीं किया गया था। लेकिन जब 1990 में बीपी सिंह की सरकार आएगी तो मंडल आयोग की सिफारिश 27% रिजर्वेशन को लागू करेगा। उसके बाद में 1991 में जब नरसिम्हा राव सरकार आएगी तो इसमें ओबीसी आरक्षण को ठीक मानते हुए 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए दिया जाएगा। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किस सरकार में किया गया, तो यह आपको याद रखना है। भले ही इसको निरस्त कर देगा कौन, सुप्रीम कोर्ट, इंदिरा साहनी, बाद में सुप्रीम कोर्ट इसको निरस्त कर देगा, क्योंकि 50%, पहली बात 50% सरप्लस हो जाएगा रिजर्वेशन। साथ में इसने आर्टिकल 16 का जो चौथा क्लॉज है उसके आधार पर असंवैधानिक बना देगा, यानी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा और इसको निरस्त कर देगा। 16(4) में अगर बात करें तो आपका सामाजिक और शैक्षणिक रूप से लोग या SC ST के लोग, इनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है, तो यह आपको ध्यान रखना है। 16(6) बहुत ही महत्वपूर्ण है, 16(6) यह आपको ध्यान रखना है। EWS के लिए रिजर्वेशन जो कि 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के माध्यम से जोड़ा गया है। 16(6) भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आज की चर्चा अब यही होगी समाप्त। आप लोगों को क्लास कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जैसा भी हो अपना फीडबैक आपको ज़रूर देना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कंटेंट बहुत, अब ये देखिए 103 में अगर बात करें तो 15(6) जोड़ा गया था, ये
सरकारी नौकरी की बात थी। और कल यानी नहीं, पिछली जो क्लास हुई हमारी, पिछली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था आर्टिकल 15 का छठवां क्लॉज, इसमें ए भी था और बी भी था। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए जो शैक्षणिक संस्थान है, हायर एजुकेशन है, जिसमें निजी सहित प्राइवेट सहित उनके लिए 10% सीट का रिजर्वेशन का प्रावधान था। ये सारी चर्चा हमारी हो चुकी थी। आज की चर्चा में आर्टिकल 16 को सिर्फ मैंने देखा है, इसके जो है 6 क्लॉज हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में जितने भी केस मैंने बताए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आयोग बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बीबी मंडल आयोग और आपका काका कलेकर आयोग, यह दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। रामनंदन आयोग भी ध्यान रखिएगा, क्यों गठित किया गया और कब गठित किया, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। 1993 में गठित किया गया था और 93 में रिपोर्ट आई। और इसका रामनंदन आयोग की अगर बात करें तो ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है उनकी पहचान करने के लिए रामनंदन आयोग गठित किया गया था। उसके बाद संशोधन भी हुए, 77वां संशोधन, 85वां संशोधन और 76वां संशोधन। किस किस लिए हुए हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब यही देंगे अपने आप को विराम, क्योंकि अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे की चर्चा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। और यह इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि क्योंकि आपको एक लेखपाल से लेकर आप यूपीएससी तक का पेपर दें तो आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर ऊपरी सतह ही आप नॉलेज रहेगा तो वह सतही नॉलेज कभी भी अपूर्ण ज्ञान बिल्कुल भी आपका साथ नहीं देगा। पैटर्न के हिसाब से, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आप चलेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो यह क्लास आप सबको जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और क्लास जब पूरी देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे क्लास की गुणवत्ता क्या है। और क्लास को अगर जैसा भी आपको लगे वह ज़रूर बताइएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।